नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश से हिंदुओं के लिए आ रही एक अच्छी खबर की। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर अज्ञात ने हमला कर दिया है और इस हमले में करीब 14 लोग जो हैं वो घायल हैं और 3 की मौत हो गई है। ये वही क्षेत्र है जहां अवैध रोहिंग्याओं को बांग्लादेश ने बसा के रखा है और सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे लेकर के बांग्लादेश और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ खेला हो गया था, अब उसी द्वीप को लेकर बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने आम लोगों का वहां पर आना जाना अभी फिलहाल बंद कर दिया है। बांग्लादेश की सेना ने मोहम्मद यूनुस से कानून व्यवस्था का अधिकार छीन लिया है और उसे अपने हाथों में ले लिया है। एक तरफ बांग्लादेश में अज्ञात का ऑपरेशन शुरू है, दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने सख्त रवैये से यूनुस सरकार के होश ठिकाने लगा दिए हैं। मोदी सरकार के सख्त रवैये के कारण ही बांग्लादेश की सेना ने कसाई मोहम्मद यूनुस के पर कतर दिए हैं। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष वकारुज़्ज़मा ने घोषणा की है कि जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाते तब तक कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सेना के पास होगी। बांग्लादेश सेना अध्यक्ष की इस घोषणा के बाद से सेना ने कई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति भी बढ़ा दी है और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के कार्य शुरू कर दिए हैं। 22 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें बांग्लादेश को उन्होंने सावधान किया और कहा कि अगर ढाका को नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध रखने हैं तो वह हर चीज के लिए भारत पर दोष बढ़ना बंद करे। आगे उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब बांग्लादेश को तय करना है कि वह भारत के साथ किस तरीके के संबंध चाहता है, किस तरीके के रिश्ते चाहता है। बांग्लादेश की सेना ने विदेश मंत्री के इस बयान 2 दिन बाद ही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने की घोषणा कर दी। सेना प्रमुख वकारुज़्ज़मा की इस घोषणा के बाद मोहम्मद यूनुस की हालत सर्कस के उस शेर की तरह हो गई है जिसके दांत और नाखून उखाड़ लिए गए हों। जिस अमेरिका की शह पर पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश की सेना के साथ मिलकर एशिया की सबसे ताकतवर महिला राजनेता शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया और उसे भागकर भारत में शरण लेने को मजबूर कर दिया, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में हुए बदलाव का असर अब बांग्लादेश में साफ दिखने लगा है। अमेरिका में जिस दिन ट्रंप नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर यूरोप भाग गए थे और जिस दिन मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो रही थी उस दिन भी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर दुबई पहुंच चुके थे। मोहम्मद यूनुस को इस बात की आशंका तो थी कि जिस डीप स्टेट के बूते उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, वही डीप स्टेट अब बिखर चुका है। नया बदलाव उसकी बत्ती बुझा सकता है, उसकी बत्ती गुल कर सकता है और अंततः ऐसा ही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बत्ती एक बार की गुल नहीं होकर धीरे धीरे उसके तार काटे जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का हसीना के प्रत्यर्पण की बात करना भारत से, ट्रंप मोदी मुलाकात का होना, फिर शेख हसीना का बांग्लादेश हिंसा में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिजनों से बात करना और फिर बांग्लादेश लौटकर आने वाला बयान देना और फिर अंत में बांग्लादेश सेना अध्यक्ष की घोषणा। इस घटनाक्रम को देखकर कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी का स्क्रिप्ट भी लिखा जा चुका है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या बांग्लादेश की कानून व्यवस्था सेना के हाथों में जाने से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा बहाल हो जाएगी? क्या बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के दिन अब लदने वाले हैं? क्या नया बदलाव बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की स्क्रिप्ट के हिसाब से है और क्या यह भारत के ऑपरेशन बांग्लादेश का हिस्सा है? और सबसे अहम कि क्या बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप का बांग्लादेश के नियंत्रण से बाहर होना हिंदुस्तान के हित में होगा? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए काल बन चुके बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिस पर सुदर्शन न्यूज बहुत पहले ही मुहर लगा चुका है। हमने अपने विशेष कार्यक्रम जवाब तो चाहिए में भारत के ऑपरेशन बांग्लादेश के बारे में बताया था। यही नहीं, हमने बांग्लादेश में जल्द शेख हसीना की वापसी की बात भी की थी, जिस पर बांग्लादेश की सेना ने कानून व्यवस्था के मामलों पर अंतरिम सरकार पर भरोसा न जताते हुए मोहम्मद यूनुस को बड़ा तगड़ा झटका दिया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने
कहा है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सेना की और सेना तब तक इस भूमिका में रहेगी जब तक बांग्लादेश को एक चुनी हुई सरकार नहीं मिल जाती। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया जब बांग्लादेश की खराब कानून व्यवस्था वैश्विक मुद्दा बन चुकी है। यहाँ बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के नेता मोहम्मद बाबुल मियां की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर पाते। इन सब के साथ साथ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होते कट्टर इस्लामी हमलों के मुद्दों पर यूनुस सरकार विश्व में आलोचना का सामना कर रही है। जिन अल्पसंख्यक हिंदुओं की चिंता जताते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में बांग्लादेश को चेतावनी दी थी, जिन्होंने कहा था कि अगर ढाका दिल्ली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है तो उसे अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। इसी के साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके साथ बर्ताव पर भी चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद बांग्लादेश में आर्मी चीफ की ओर से आया ये बयान भारत के उस ऑपरेशन बांग्लादेश की ओर इशारा कर रहा है, जिसका जिक्र हमने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद किया था, जहां ट्रंप ने मोदी को बांग्लादेश के मामले में फ्री हैंड छोड़ने की बात कही थी। यही नहीं, बांग्लादेश में इन दिनों ऐसे ढेरों संकेत देखने को मिल रहे हैं जहां बांग्लादेश की हवा आने वाले दिनों में बदलती हुई दिखाई दे रही है। शेख हसीना के तमाम विरोध के बाद भी जिला वकील एसोसिएशन चुनाव में आवामी लीग ने जीत हासिल की। बांग्लादेश अगले राष्ट्रीय आम चुनाव इस साल दिसंबर या अगले साल मार्च तक हो सकते हैं, जिसको देखते हुए बांग्लादेश में आंदोलनकारी छात्र जल्द नई पार्टी बनाने की घोषणा करने वाले हैं। ऐसे माहौल में यूनुस सरकार चौतरफा घिर चुकी है। बांग्लादेश में बीते साल शेख हसीना के तख्ता पलट के समय से ही सेना की अहम भूमिका रही थी। वहीं अब आर्मी चीफ के बयान ने यूसुफ के तख्ता पलट और शेख हसीना की वापसी की ओर स्पष्ट इशारा कर दिया है, जिसे यूनुस सरकार के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में बीते साल शेख हसीना की तख्ता पलट में अहम भूमिका में रहने वाली सेना क्या उनकी वापसी का कारण बनेगी और बांग्लादेश में हसीना की वापसी के बाद आखिर यूनुस का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। Every day somebody in Bangladesh who's in this interim government which they have made up for themselves, if they stand up and blame India for everything, and some of the things if you look at the reports are absolutely ridiculous. You can't, on the one hand, say, "Oh, I would now like to have good relations with you, but I get up every morning and blame you for everything which goes wrong." So I think it's also a decision that they have to make about what kind of relation. तो बांग्लादेश में हालात जो है वो तेजी से बदल रहे हैं और वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आने के बाद से बांग्लादेश में वो परिवर्तन दिखाई भी देने लगा है। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ सिद्धार्थ दवे हैं, विदेश मंत्रालय के मामलों के जानकार, TPS त्यागी है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, और पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में TPS त्यागी जी से करना चाहूँगा। त्यागी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और अभी जो हाल में जो परिवर्तन हुए हैं बांग्लादेश में, जिस तरीके से एस जयशंकर के बयान के बाद से यूनुस सरकार के पर कतर दिए हैं, वहाँ पर जो सेना प्रमुख है उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था जो है अब सेना के पास रहेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते वहाँ पे। उसके बाद 2 दिन पहले की घटना है कि वहाँ पर एयरबेस पे भी हमला अज्ञात लोगों ने कर दिया है। चीज़ें धीरे धीरे बदल रही। क्या आपको लगता है कि यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है और हालात वहाँ पर सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है? चुनाव क्या वहाँ पे हो जाएंगे 1 साल के भीतर? देखिए, मैं इसे बहुत एंगल से देखता हूँ जी। जो वहाँ के आर्मी चीफ है जनरल वकार, उस आर्मी में 3 पावर सेंटर हैं। एक जनरल वकार है, एक जनरल हक है, एक जनरल इस्लाम। जनरल इस्लाम सबसे ज्यादा खतरनाक है और जनरल इस्लाम जनरल वकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं, और यूनुस ने उन्हीं को भेजा था पाकिस्तान में, और फिर उनके कहने पे ISI चीफ और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स बांग्लादेश में आए थे और सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक गए, ट्रेनिंग की वगैरह, सब चीजें जानते हैं आप। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पहला पॉइंट तो ये है कि जनरल वकार ये घोषणा करके जो उन्होंने की है वो अपने कूप से बचना चाहते हैं, यानी कि ही वांट्स टू ब्रिंग जनरल रहमान इन हिज साइड। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत हो गया बांग्लादेश में, अब ये मैं करूंगा। लेकिन ये कहने के अगले दिन बाद ही
अगले दिन ही वो पलट गए और उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए केवल सेना नहीं और भी जिम्मेदार हैं। यानी कि जो पहले दिन बयान दिया था, दूसरे दिन उससे वो पलट गए। फिर उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा, अच्छा उन्होंने भाषण किसके ऊपर दिया था? वो बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश जो अब हैं, जो पहले उनका नाम था पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उन्होंने 74 आर्मी ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया था, वहां वो भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने बांग्लादेश के बारे में एक बात ये कही जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूसुफ डूइंग गुड वर्क। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यूसुफ साहब जो है एक अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। ये आर्मी चीफ के स्टेटमेंट है सर। तो अभी ये कहना कि आर्मी चीफ इज टोटली अगेंस्ट यूसुफ, ऐसा मुझे नहीं लगता, चाहे वो दिखाने के लिए हो, लेकिन कहा उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि 18 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, और यूसुफ ने भी वही कहा, यानी कि ऑन द मेथड, ऑन द पॉइंट ऑफ इलेक्शन, मी एंड यूसुफ आर ऑन द सेम पेज। तो वो यूसुफ का तख्ता पलट करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। वैसे भी वो डोसाइल है, उन्होंने खुद ये कहा कि भाई मैं 6-7 महीने से लगा हुआ हूँ, मुझे बैरक में होना चाहिए था, मैं सड़कों पे हूँ और कुछ रहूंगा, जल्दी से जल्दी मैं वापस कैंटोनमेंट में जाना चाहता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ अगले चुनाव तक मैं आर्मी चीफ बना रहूंगा। तो यानी कि इसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो तो मुझे, अच्छा उन्होंने जो ये कहा जिसके ऊपर ज्यादा बहस हो रही है कि साहब समझ जाओ, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, और अगर तुम अब नहीं संभले तो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा है, और तुम लोगों के आपस में लड़ने की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि जो मिस्क्रिएंट हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं। ये उन्होंने यूसुफ से ज्यादा उन्होंने ये कहा, इसके लिए ये जो इनका है जो स्टूडेंट लीडर है, हाँ वो भी अलग अलग हो गए अब तो। जी हाँ जो स्टूडेंट लीडर है जो अलग हो गया, ये उसके लिए कहा, और एक किस्म से उसको साइड लाइन करने के लिए कहा गया। नाउ दिस इज वन वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल 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 सर, मैं इसीलिए तो आपको बुलाता हूं कि आप जरा स्थिति को साफ कर दें, क्योंकि आपका एनालिसिस जो है वो बिल्कुल साफ करने वाला। दवे साहब हमारे साथ है, सिद्धार्थ दवे जी। सिद्धार्थ दवे जी, क्या जो त्यागी जी कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं, या आपको लगता है कि जो चीज़ें हो रही है बांग्लादेश में, खासतौर पर अभी यूनूस सरकार की जो मुश्किलें हैं, दो मुश्किलें, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, सेना के साथ उनको संबंध रखने हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो स्टूडेंट लीडर जो थे, जिनके काम के कारण जो है ये सारा तख्ता पलट हुआ था, वो अब उनके साथ में है। क्या चुनाव में जाने की स्थिति बनने वाली है? क्या आपको लगता है कि जो यूनूस सरकार जो पहले थी अब वो कमज़ोर हो रही है, वो कमज़ोर अपने इंटरनल हालात के कारण या भारत के प्रेशर के कारण? किस तरीके से आकलन करते हैं इन दोनों घटनाओं का आप? धन्यवाद मुकेश जी। मुकेश जी, पहले तो जिस बात से जो टीपीएस त्यागी जी ने बताया उस बात से मैं शुरुआत करता हूं कि जो नाहिद इस्लाम, ही वाज द लिंचपिन, वो पूरी धुरी थे जिसके चारों ओर ये पूरा स्टूडेंट्स एजिटेशन, स्टूडेंट आंदोलन शुरू हुआ। वो कहीं ना कहीं पे किसी कारणवश, और ये कारण क्या है वो बहुत सिंपल है, कि उनको जो सपोर्ट यूएस वोक्स एलिमेंट जो वहां का डीप स्टेट है उनसे जो मिल रहा था, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद वो बंद हो गया। तो एक जो उनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वहां से वो बंद हुई। तो नाहिद इस्लाम ने अभी विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम यूनिस गवर्नमेंट। दैट इज नंबर 1। बट उससे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अब अगस्त में एक आर्टिकल लिखा था डेली गार्डियन में और उसमें भी बताया था, वो था जमाते इस्लामी का रिसर्जेंस। अच्छा, दर्शकों को मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जमाते इस्लामी, उसका इतिहास क्या है। तो 1971 का जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ, उस दौरान जमाते इस्लामी वही गुट है जिसने पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई हजारों, द फिगर जो कि ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च से निकली है, वो आती है 200,000 यानी 2 लाख हिंदू महिलाओं के ऊपर जो है उन्होंने बर्बरता यूज किया, और ये बहुत सिस्टमेटिक बर्बरता रही है जिसको पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट किया है। और इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? तो इसको सपोर्ट करने वाले थे जमाते इस्लामी।
2013 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी की मान्यता को रद्द कर दी थी। और शेख हसीना जब तक थी, उनका जो फैसला आया कि जो भी उनके शीर्ष नेता हैं उनके ऊपर वॉर क्राइम्स यानी कि जो युद्ध के अपराधों के लिए उनको दोषी ठहराया गया था और उनके ऊपर एक बैन लगा दिया गया था। अब मानिए स्थिति ये होती है कि जब मोहम्मद यूनुस आते हैं सीन में विद द सपोर्ट ऑफ डीप स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वोक एलिमेंट्स, जॉर्ज सोरोस, सब मिलके जो है उनको सपोर्ट करते हैं और मोहम्मद यूनुस स्टेज पे आते हैं, तब पहला काम वो ये करते हैं कि ये जमाते इस्लामी जिसका इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर से ये बैन हटा देते हैं। और तब से शुरुआत हो जाती है बांग्लादेश के तालिबानाइजेशन की। तो ये जो शुरुआत हुई 1971 में जो जमात इस्लामी का इतिहास था, और जब रेजिम चेंज होता है तो यही जमात इस्लामी अपने वापस स्वरूप में आती है और चुन चुन के, चाहे वो इस्कॉन मंदिर के महंत की बात हो या फिर जहां जहां पे भी। दवे साहब, मैं दो चीजें जानना चाहता हूं। एक तो अभी जो एस जयशंकर का जो बयान आया है, उस बयान और उस बयान के बाद से जो वहां जो सेना प्रमुख है उनका बयान, इन दोनों बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं इन हालातों से जोड़ के? जी, इसकी शुरुआत कहां से होती है, मैं सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कॉक्स बाजार का जो एरिया है, सिलहट कॉक्स बाजार, ये म्यांमार के बहुत निकट पड़ता है और काफी संख्या में वहां पे हिंदुओं की संख्या भी ज्यादा है। तो जिस तरह का एक ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने सभी को जेल में डालना शुरू कर दिया था, तो कल वहां पे क्या होता है, एयरबेस पे, बांग्लादेश एयरबेस पे वहां के सिटीजन्स वो एक अटैक करते हैं और एक मॉब जाता है, जिसको इस पूरे प्रोसेस में एक सिविलियन की मृत्यु होती है, फायरिंग होती है और इसके बाद जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें जनरल वकार ने स्टेटमेंट दिया है, तो कहीं ना कहीं पे इंटरनली जो असंतोष है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये मैं आई एग्री, आई एंडोर्स आवर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। जो हिंदू हैं वहां पे, जिनके ऊपर इतना सारा अत्याचार और दमन, जिसकी शुरुआत 1971 में ही हो चुकी थी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को उस समय 1971 लिबरेशन के टाइम पे भी उनके ऊपर बर्बरता और उनके ऊपर जो अत्याचार है उनकी शुरुआत हो चुकी थी। एक जब शेख हसीना की गवर्नमेंट चल रही थी तब तक ये सब दबा हुआ था, तब तक ये सब इट वाज ऑल अंडर द कारपेट। बट जैसे ही ये तख्ता पलट होता है, मोहम्मद यूनुस आते हैं, जिसकी एक तरह से इनइफेक्टिव भी है, बिकॉज ये सबको पता है कि वो एक पपेट गवर्नमेंट है। इसके पपेट है यूएस में उनके जो आका बैठे हुए हैं डीप स्टेट के, वो जैसा निर्देश करते हैं वैसे चलते हैं। और जब अब वहां पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आता है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जब पूछा जाता है, एक लास्ट लाइन में बोल देना चाहूंगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जब ये पूछा जाता है कि इसमें आपका क्या कहना है, तो वो ये सिंपली ये कह देते हैं कि इसमें भारत सक्षम है, क्या करना है भारत अपने आप उस बात से निपट लेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और ये बहुत जो ट्रंप का ये कहना जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर हमने चर्चा की थी और पीयूष जी भी उस दिन हमारे साथ थे। पीयूष जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी जो चीज़ें हो, जो हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, और एक जो चीज़ है, खालिदा जिया जो है, वो खालिदा जिया लंदन चली गई हैं, बांग्लादेश छोड़ दिया है। अगर चुनाव होते हैं तो क्या आपको लगता है कि अवामी लीग, खालिदा जिया की जो पार्टी है, और ये जो स्टूडेंट जो अलग हुआ है यहाँ से नाहिद, इस बार उसने भी अपनी पार्टी बनाई है, और जमाते, ये सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, या जो इसकी कोशिश है, जो मोहम्मद यूनुस की कोशिश है कि खालिदा जिया की पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए और एक तरफा किसी एक अपनी पार्टी को आगे बढ़ा करके केवल दुनिया की नज़र में चुनाव करवा दें और अपना पपेट जो है गवर्नमेंट वहाँ पर बिठा दें? क्या आपको लगता है कि अब वो चीज़ संभव है? पहले तो ये लग रहा था कि ये हो सकता है, लेकिन अब के हालात में आपको लगता है कि ये संभव है? देखिए, जो भी वहां पे गतिविधियां हो रही हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और एकदम आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो रही हैं। ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है और वेल प्रिपेयर्ड है। बैक चैनल डिप्लोमेसी पे आप देखें, जैसे कि मोदी और ट्रम्प जी की जो मुलाकात हुई, उसके नेक्स्ट डे ही इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत हमारे एस जयशंकर अपने जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे। और वो बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक वो ऐसा था जिसमें ये नहीं था कि एक फोटो आप हो गई या
कुछ होगा, उनको बहुत अच्छे से ये समझा दिया गया है कि ये इंडिया नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट वाला इंडिया है, और यहाँ पे आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। हमारा जो ये, और उसके बाद ही आप देखिए जस्ट नेक्स्ट डे जो शेख हसीना है उनका वो जिसकी जिक्र भी हुई, वो जो जूम मीटिंग हुआ था वो हुआ। तो ये तीनों सीक्वेंसेस जो हैं ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इसी दौरान जमाते इस्लाम को जो इसका बैन रिवोक किया गया था इस दौरान, वो अपने आप में ये पहले से ये कोशिश कर रहे थे कि इनको पता था कि इलेक्शंस तो कराने पड़ेंगे, इलेक्शंस एक लंबे समय तक आप करा के एक होक्स डेमोक्रेसी भी नहीं चला सकते रोक के इलेक्शंस, आपको इलेक्शंस तो कराने पड़ेंगे। तो उसकी तैयारी वो भी पहले से कर रहे थे कि हमें इलेक्शंस के हिसाब से माहौल बनाना पड़ेगा, तो वो तैयारी उनकी पहले से थी। खालिदा जिया का इनको ये डर जरूर था कि यदि ऐसा कुछ हो गया टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी, यदि खालिदा जिया और शेख हसीना की पार्टी इन केस कोलैबोरेट कर जाती हैं, वो स्थिति भी ना आए और रेडिकल इस्लामिस्ट का वहां पे परचम बुलंद रहे जो कि आईएसआई चाहता है, तो उस केस में वो चाह रहे हैं कि खालिदा जिया को भी एक सड़क के रोड़े की तरह हटाने की यदि जितनी कोशिश की जाए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी जो जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक पॉइंट मैं एक मेंशन करना चाहूंगा, जो इनका जो साउथ ईस्टर्न एरिया है बांग्लादेश का, जैसा हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक चिकन नेक है, वैसा इनका साउथ ईस्टर्न एरिया इनका चिकन नेक बांग्लादेश का बना हुआ है, जहां पे क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, इनके खिलाफ रोहिंग्या जो म्यांमार से भाग के आए हैं उनको ट्रेनिंग एक कैंप्स में दी जाती है, और वो कैंप्स जो है वो आईएसआई संचालित करता है। अभी रिसेंटली ये जो यूनुस गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने एक 100% स्क्रीनिंग रिवोक कर दी थी जो भी पाकिस्तानी शिप्स आती हैं उनकी। ये क्यों हुआ? ताकि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस विदाउट रडार में आए, वहां पे आ सके। तो उनको बहुत ज्यादा आर्म किया जा रहा था ताकि वहां पे अनरेस्ट क्रिएट करके वो इंडिया के लिए एक डिस्टेबल एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट कर सके। अब यहाँ पे आपको बीच में ध्यान होगा, पिछले ही दिनों एक फ्लाइंग विजिट पे हमारे एनएसए जो हैं वो वेस्ट बंगाल भी गए हुए थे। तो ये बैक चैनल पे बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब 2 दिन पहले, ये 1 दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आना कि यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस यू वांट विद इंडिया, ये बेसिकली एक बहुत ही मसल फ्लेक्सिंग है दैट वी आर प्रिपेयर्ड एंड सन यू आर डन। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये शब्द जो है काफी तीखे, काफी कड़े हैं। मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी की दुनिया में ये शब्द जो है इसके मायने काफ़ी अलग हैं, और मुझे लगता है ये काफ़ी सख्त लैंग्वेज इसको कंसिडर किया जाता है। ब्रेक लेने के लिए कहा था, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज प्रोग्राम थोड़ा छोटा भी, क्योंकि आज जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं लाइव हमारे यहाँ, तो उस पर करेंगे चला वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में सेना ही करेगी क्या यूनुस सरकार का तख्ता पलट, जो सिचुएशन, जो स्थिति दिन ब दिन जो है बदलती जा रही है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ में। त्यागी जी के पास जाना चाहूँगा। त्यागी जी, ये जो जैसे हमारे विदेश मंत्री का जो बयान था, मैं चाहता हूँ उस बयान की भाषा पे थोड़ी आप बात करें कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, क्या आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है बड़ा सोच समझ के किया था, और ये जो शब्द है वो काफ़ी मायने हैं इसके, ये एक तरीके से धमकी भरे शब्द है? यकीनन धमकी भरे शब्द है। हालांकि इसका जवाब भी आया था, इसका जवाब आया था। वहां पे कोई एक मोहम्मद तौशीद है या कौन है, उन्होंने कहा अगले ही दिन, कहने लगे हमारे अल्पसंख्यकों की चिंता आप ना करें। बिल्कुल। जयशंकर जी ने कहा था कि ये आप तय करें कि हमें कैसे संबंध रखने, और सही कहा था, क्योंकि बांग्लादेश छोटा सा देश है सर, 3 तरफ से हिंदुस्तान से घिरा है। हमारी जो उनके साथ में बॉर्डर लाइन है वो चाइना से भी ज्यादा बड़ी है, और एक तरफ से समुंदर है। अब वहाँ पे आलू हो, टमाटर हो, बिजली हो, अच्छा कोई भी रॉ मटेरियल हो, कपास वहाँ होती नहीं, कपास यहाँ से जाती है, कपास नहीं गई तो 65,000 औरतें उनकी जो है वो बेकार हो गई, काम नहीं मिल रहा, 14,000 फैक्ट्री बंद हो गई। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं या उनसे अपना रास्ता बंद करते हैं, हमारा 12 बिलियन का व्यापार है, उनका 1 बिलियन का है, हम 12 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, नुकसान 12 गुना ज्यादा हमको भी होगा। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, डिप्लोमेसी में जयशंकर जी ने कह दिया, ट्रंप ने भी कह दिया कि चलिए मैं छोड़ता हूँ बांग्लादेश को, आपको इससे ज्यादा और आपको डिप्लोमेसी में क्या करना है। अगर इसके बावजूद भी बांग्लादेश नहीं संभल रहा, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक सिचुएशन अलग, डिप्लोमेटिक अलग, लिहाजा कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन देखना चाहिए, या तो मिलिट्री एक्शन की शब्दों में आना चाहिए, मिलिट्री एक्शन। ये शब्दों में मिलिट्री एक्शन आप कह सकते हैं,
बिल्कुल जी जी बिल्कुल तो सब शब्दों में मिलिट्री एक्शन आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मेरा कहना। अच्छा, एक मेजर जियाउल हक है सर, एक मेजर जियाउल हक जियाउल है, हक, बिल्कुल जो बांग्लादेश की आर्मी में थे। वो मेजर जियाउल हक डेजर्ट कर गए, अंसारुल बंगला में मिल गए। अब आने के बाद 5 अगस्त के बाद दोबारा आ गए, उन्होंने एक कंपनी बना ली 250 लोगों की। वो जो है उन रोहिंग्याओं को जिनको अब हथियार दिए जा रहे हैं, उन्हें वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। जेलों से निकाल के जो कैदी थे उनको उनको उनका ट्रेनिंग कर रहे हैं। रिकॉर्ड साफ बिल्कुल करके बिल्कुल, ये तो पुरानी उनको बात, ये तो एफएनजी पुरानी बना रहे। बात हो गई तो सर। तो इन्होंने क्यों नहीं चेक किया? बिल्कुल जनरल वकार ने मेजर जियाउल हक को क्यों नहीं चेक किया? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़, हमारे पास समय की कमी है सर, मैं एक सवाल पीयूष जी से और जो सिद्धार्थ दवे उनसे भी करना चाहता हूँ। सेंट मार्टिन को लेकर के द्वीप जो है उसको लेकर के बवाल जो है शुरू हुआ था, और शेख हसीना ने भी कहा था कि अमेरिका जो है सेंट मार्टिन चाहता था, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें अमेरिका के इशारे पे की गई हैं। अभी के जो हालात हैं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका अभी तो भारत को कह दिया कि भारत जो चाहे बांग्लादेश के साथ करे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन प्रशासन जो है उसके लिए अमेरिका का जो हित था और जो ट्रंप का जो हित है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं सेंट मार्टिन को लेकर के? क्योंकि सेंट मार्टिन अगर बांग्लादेश के नियंत्रण से मुक्त होता है तो वो भारत के लिए भी तो खतरा है। दवे साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जरा अनम्यूट करें अपने आप को। जी नहीं आ रहा। पीयूष जी अगर आप बोलना चाहें तब तक तो आप बोल सकते हैं जी। इसमें फिलहाल सेंट मार्टिन जो है, पहली बात तो ये है कि यूएस का इंटरेस्ट जो है बहुत हद तक चेंज नहीं होगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन वहां जो भी रहे। यूएस का इंटरेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट और बांग्लादेश के इंटरेस्ट से टोटली इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज, फिलहाल जो एक वहां पे बांग्लादेश की स्थिति है, वो जो साउथ ईस्टर्न एरिया है इतना ज्यादा टर्बुलेंट और इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि वहां पे उनको भी पता है कि प्रॉक्सिमिटी के कारण एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया के पास है। और जिस तरीके से आर्कन आर्मी को ऑलरेडी इंडिया सपोर्ट इन अ वे पैक चैनल से कर रही है, तो वहां पे तो ऑलरेडी सेंट मार्टिन का अभी फिलहाल के लिए वो एक क्वेश्चन ऑलरेडी जी बैक आऊंगा बर्नर सिद्धार्थ पे जी, जा आ रहा हूँ चुका आपके है। पास जी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि वो जो एरिया पूरी तरीके से डिस्टर्ब इन्होंने किया हुआ है, वहां पे यदि हमारे को एक्सेस वहां से मिल गया, वहां पे हमारे को फुट ऑन फुट सोल्जर्स भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा वहां पे ऑलरेडी सुखोई विमान हमने हैंगर में सजाने के लिए तो रखा नहीं है। तो इंडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इंडिया वहां पे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए पावरफुल है। चाइना ऑक्यूपाइड है, क्योंकि चाइना म्यांमार में दोनों जगह सपोर्ट कर रहे हैं, रेडिकल वहां पे रिबेल्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना इज नॉट गोइंग टू सेव देम, पाकिस्तान सेव उनको नहीं कर सकता। और अभी पता है वहां की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूएसओबी को भी पता है कि इंडिया ही कर सकता है। सेंट मार्टिन जो है वो बाद में डिस्कस वो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उनको जरूरी है कि वहां की जो सिचुएशन डिस्टर्ब है उसको कंट्रोल में किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से बात करिए आपने। सिद्धार्थ जी, आप कुछ मुकेश बोलना चाह रहे थे। जी, मुकेश जी, एक बात और मैं आपके दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, ही इज शेड्यूल्ड टू मीट, ही इज शेड्यूल्ड टू गो टू बांग्लादेश। वो बांग्लादेश का उनका प्रवास है वो तय हो चुका है, और मार्च 15 और 16 तारीख को वो बताया जाता है कि वो मोहम्मद यूनुस उनसे मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पे जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, उनके बारे में भी चर्चा होगी। परंतु जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स के साथ जो किया है, और इस पूरे प्रोसेस में भारत का जो रुख रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि यस, हम भी खिलाफ हैं इलीगल माइग्रेशन के, जो भी इलीगली जो शरणार्थी आए हैं वो वापस अपने देश में उनको भेजा जाएगा। तो ये जो मूव है, ये कहीं ना कहीं पे ये भी बताता है कि न सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान, परंतु जो अनधिकृत, जो इलीगली बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं पे उनके प्रत्यार्पण का भी जो द्वार है वो खुलेगा। तो अब ये पूरा प्रोसेस भी शुरू होगा। कैसे होगा इसकी भी कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है, और कहते हैं कि मार्च के महीने में महाराष्ट्र से काफी हद तक जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उन लोगों को वापस बांग्लादेश में भेजा जाएगा। और दूसरी बात जो आपने बताई कि एस जयशंकर जी ने बहुत ही कड़े रुख में और एक बहुत क्लियर उन्होंने स्टेटमेंट बताया था कि यू हैव टू मेक अ डिसीजन, आप अपना रुख क्या है वो तय कर लीजिए। ये नहीं हो सकता है कि सुबह उठें और उठते ही आप एंटी इंडिया, रिडिकुलस, उन्होंने शब्द प्रयोग जो किया है वो कहा है कि रिडिकुलस बातें कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी शब्दों का प्रयोग किया है कि यू नीड टू मेक अप योर माइंड। तो ये दो बातें जो है वो एस जयशंकर जी का एक कड़ा रुख भी बताता है। और कहीं ना कहीं पे भारतीय सेना जो है वो भी, मैं समझता हूं कि
मोबिलाइज हो रही है, वो भी किसी भी परिस्थिति को वहां पे उससे उससे निपटने के लिए तैयार बिल्कुल भी हो तैयार है, रही है। बिल्कुल हल्के में छोड़ नहीं सकते आप, सब जो चीज़ें होते हुए देख नहीं सकते हम, बल्कि उससे, क्योंकि बांग्लादेश से हमारे संबंध केवल एक पड़ोसी राज्य का नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई भी वहाँ पे रहते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए जो है मायने रखती है। पीयूष जी कुछ बोल रहे थे आप। मैं इसमें यूएन की क्योंकि बात हुई तो मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि जब से एक डीप स्टेट सपोर्टेड गवर्नमेंट यूएस में आउस्ट हुई है, उसके बाद आप देखिए यूएन ने डीप स्टेट का एजेंडा आगे करना शुरू कर दिया है। अभी खबर भी आई थी कि यूएन जो है वो वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों के रिहेबिलिटेशन के लिए फंडिंग भी जुगाड़ करेगा। तो ये कभी भी उनकी ये सेंसिटिविटी तब नहीं आई जब वहां पे माइनॉरिटी हिंदूज या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट के बिल्कुल लिए कुछ अगेंस्ट में किया जाता था। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि फूड इन डिस्गाइज की तरह यूएन भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है कि वो खुद एक डीप स्टेट के ज्यादा कंट्रोल्ड एक्टिंग एजेंसी। बिल्कुल बिल्कुल, त्यागी जी कुछ बोल रहे थे, त्यागी जी। हाँ, बस मैं कहना चाह रहा था, जो सेंट मार्टिन की आपने बात की, जी सेंट मार्टिन केवल एक आइलैंड नहीं है सर। इनका प्लान है कि वहां पे क्रिश्चियन सिटी बनाई जाए, और इस क्रिश्चियन सिटी के लिए मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा जाके अमेरिका में बयान दिया। हमें तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए था, क्योंकि इनका प्लान है कि बांग्लादेश का चिटागोंग और हिंदुस्तान का पूरा मिजोरम और मणिपुर में कुकी क्षेत्र और बिल्कुल साथ साथ म्यांमार का एक डिवीजन, इन्हें मिला के एक क्रिश्चियन देश बनाया जाए। दिस इज द प्लान, और बिकॉज इट इज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में आता है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि ट्रम्प भी इसके अगेंस्ट होंगे। बिल्कुल सही, लेकिन एक जो चीज़ हमारी जो चिंता है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम है, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा अपने तीनों पैनलिस्ट से। जो हमारी चिंता है, पीयूष जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। हमारी जो चिंता है वो हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, क्या और कितने दिनों तक उनको झेलना पड़ेगा? क्या लगता है चेंजेस, इलेक्शन तो 1.5 साल के भीतर में कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन होने तक वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो सुरक्षित हैं? देखिए, इलेक्शंस हो जा जब तक के नहीं होते तब तक तो वहाँ सिचुएशंस बहुत ही डायरसम बनी हुई है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये अभी जो रिसेंटली स्टेटमेंट आया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा रेप्रिमांड किया गया है बांग्लादेश को। और ये आज के समय में बांग्लादेश पूरी तरीके से इट हैज बीन लेफ्ट ऑन इट्स ओन। बांग्लादेश को कोई भी मदद करने नहीं आएगा, ये भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और आर्मी चीफ का ये बयान भी कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि हमें अपने ऑर्डरली रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इस कारण से इलेक्शंस वहां पे जल्दी हो सकते हैं, इसका भी एक सिग्नल मिल रहा है। और साथ में शेख हसीना का वहां पे इस तरीके से जाना, ये भी एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेख हसीना का रूल जो है वो बहाल होगा। हाँ दवे साहब, क्या जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं वहाँ पे, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? जी, एक एस्पेक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। पिछले कुछ 6 महीनों से जो बांग्लादेश की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो वहाँ की इकोनॉमिक्स कंडीशन है, वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। जो उसकी डिपेंडेंसी है भारत पे, भारत के कई प्रोडक्ट्स जो हैं उनके अगर बंद हो जाते हैं तो वो उनकी पूरी सप्लाई लाइन है वो वहां से बाधित हो जाती है। और पिछले 6 महीनों से जो उनकी आर्थिक स्थिति है जो बहुत ही ज्यादा बदतर होती जा रही है, ऐसी स्थिति में भारत जो है हर तरह से चाहेगा कि वहां पे न सिर्फ सिचुएशन स्टेबल रहे, परंतु जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी, जो हिंदू भाई बहन हैं उनका भी जो है उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी उतना ही ध्यान रखा जाए। मैं समझता हूं वर्ल्ड स्टेज पे ये बात को जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, और छोटे से छोटा इंसिडेंट भी क्यों ना हो उसको हमें एक नैरेटिव सेटिंग में और उजागर करना चाहिए। कैसे होगा सर, जब यूनाइटेड नेशन ही अब डीप स्टेट के साथ खड़ा हो गया है? यूएन तो अभी धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन पे आप कहाँ जाएंगे? अमेरिका से आपको ग्रीन सिग्नल मिल ही गया। यूनाइटेड नेशन जो है वो डीप स्टेट के साथ उसके स्टेटमेंट्स जो है देखने में आ रहा है कि बिल्कुल ट्रंप ने ये जो संकेत दिया है उस पर से लग रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में आप रिडंडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस देखेंगे। उन्होंने तो कह ही दिया है कि डब्ल्यूएचओ से वो निकल रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया है कि जो क्लाइमेट रिजीम है उससे भी वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जिस तरह से पूरा, और भारत जो कि एक परमानेंट, ये टॉपिक नहीं है यहाँ पे, बट मैं एक लास्ट लाइन बता के इसको फिनिश करना चाहूंगा कि परमानेंट यूएन सीट सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले कई वर्षों से हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये रिडंडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो भी दिखाता है कि जिस तरह से लीग ऑफ नेशन 1990 में फॉर्म हुआ था और फेल हुआ, ये अब समय आ गया है कि विश्व जो है आगे की सोचे और यूएन के बाद का जो स्टेप है उसको भी लेने का विश्वास करे। जी, त्यागी जी।
अरे सर, मेरा कहना ये है, ज्यादातर मेरे को ये बात सुनने को मिलती है कि नहीं, हमें धैर्य रखना चाहिए और इकोनॉमिक मेजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ताकत है तो ताकत दिखनी चाहिए, और जब बंदूक सामने हो तो क्या गीता पड़ी जाती है? और जब तुम्हारे घर में आग लगे तो क्या मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण करता हूँ? भाई मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। हमारा जो एक रवैया है कि भाई हम एक होने दो होने दो होने दो, फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। नहीं सर, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, तुरंत स्ट्राइक की आवश्यकता है। हमें दिखाना चाहिए हिंदू भाइयों के साथ में अब तक अत्याचार हो रहे हैं, हम 1 साल तक इंतजार करें कि जब इलेक्शन होंगे तब होगा? कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और यही कमी रही है आज तक हिंदुस्तान की। हम अगर इस काम को करते, जैसे ही कोई आतंकी घुसपैठ हो या बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हो, वी शुड टेक इमीडिएट एक्शन। एक्शन लेने के 85 रास्ते हैं सर। अब तो हमारे पास में स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, एंड वी कैन गिव एक सिंपल, अगर हम ये बोल दें कि हमारी 1 बटालियन विल बी स्टेशन इन बांग्लादेश, करें या ना करें, जो ताकत है वो ताकत शब्दों में आती है सर। ये अगर हमारी तरफ से इस किस्म का कोई एक स्टेटमेंट जाए, समझ में आ जाए, बिकॉज वी मीन बिजनेस। ज्यादातर हमको जो सुनने को मिलता है ना धैर्य और वो विदेश मामलों की, लेकिन जो विदेश मंत्री का जो बयान है सर, वो तो मुझे लगता है कि इसी तरीके का बयान है। विदेश मंत्री का बयान तो इसी तरीके का बयान है। अब तो लगता है कि अगला स्टेप तो यही होगा कि अब वहां भेज ही दें हम सेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, भारत सरकार भी उसी दिशा में सोच रही है। और चूंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल डिप्लोमेसी है तो थोड़ा धीरे धीरे, आप एक दिन में जैसा आप और हम सोचते हैं वैसा तो हो नहीं जाएगा। जो सरकारें हैं उनको और भी चीज़ें देखनी पड़ती है। हमारे पास समय की कमी, मैं आखिरी कमेंट के लिए एक बार पीयूष जी के पास जाऊंगा। पीयूष जी, क्या आपको लगता है कि मिलिट्री एक्शन जो है, जैसा कि त्यागी जी कह रहे हैं कि भाई ताकत है तो ताकत दिखनी भी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बांग्लादेश उस स्टेटस में है ही नहीं हमारे देश के लिए कि वहां पे हमारे सोल्जर्स दे शुड पुट फुट ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड। वहां पे तो आपके एक दिन हमारा विमान जाएगा, वहां के जितने ब्रह्मपुत्रा पे ब्रिजेस बने हैं और एयर बेसेस बने हैं उनको ध्वस्त करके आ जाएगा। देयर आर अननोन मैन ऑलरेडी इन एक्शन। और दूसरा तय तो बांग्लादेश को करना है कि उनको हम उनके गरीबों, ये बात बहुत अच्छे से याद दिलाई, अननोन मैन इन एक्शन, ये जो पाकिस्तान में भी है। जी, तो तय तो और इनफैक्ट आप देखिए, जहां पे बांग्लादेश ऐसा होने लगा वहां पे पाकिस्तान में भी बलोच जो है लिबरेशन जो है वो तेजी पकड़ चुका है। तो वो तो पूरी तरीके से टर्बुलेंट हो चुके हैं ये दोनों कंट्रीज, और जो कि टेम्पररी स्टेट्स हैं रादर। और मुझे ऐसा लगता है कि डिसाइड बांग्लादेश को करना है कि उन्हें वो भारत चाहिए जो कि उनके गरीबों को खाना खिलाता है, या वो भारत चाहिए जो उन पे पानी को तरसा सकता है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है जो त्यागी जी जो कह रहे हैं वो बांग्लादेश समझ रहा है। बस आज वो कह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश समझ रहा है कि जो एस जयशंकर ने जो कहा है वो वही चीज़ है जो त्यागी जी ने अभी कहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए दवे साहब आपका, पीयूष जी आपका और त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन हालात जो है बद से जो बदतर हो गए थे उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है और भारत भी इसे गंभीरता से ले रहा है। और एस जयशंकर जी का जो बयान है उस बयान से बांग्लादेश सख्ते में है, और वहाँ पर जैसा कि पीयूष जी ने कहा कि अननोन मैन जो है वो एक्शन में है। तो ये एक्शन जो है ये अननोन मैन की ज़रूर है, लेकिन इस एक्शन के पीछे जो है वो एस जयशंकर और भारत की शक्ति है, और बांग्लादेश इसे भी समझ रहा है। बहुत जल्द जो है बांग्लादेश में हालात बदलेंगे और यूनुस सरकार को या तख्ता पलट नहीं हो तो वहाँ पर चीज़ें जो है सामान्य होगी और वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति में सुधार जरूर आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।